क्लास आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आप सबके 4 मार्क्स पक्के हैं। 4 नंबर में एक क्वेश्चन हर साल इससे पूछा जाता है, तो इसे ट्राई करेंगे कि इसका जो मेजर पोर्शन है वो हम आज ही फिनिश कर लें। इसमें दो चीजें होती हैं क्लास बेसिकली, एक होती है कंपैरेटिव, दूसरा होता है कॉमन साइज। तो हम कोशिश करेंगे कि आज कंपैरेटिव पूरा फिनिश कर लें सारे क्वेश्चंस के साथ, और कॉमन साइज फिर थोड़ा सा बच जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, 4 नंबर पक्के हैं आपके, और ये समझ लो कि द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, पूरा का पूरा इजी चैप्टर है। कुछ भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है और आसानी तरीके से आप इसको सीख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होता है कंपैरेटिव, क्या कॉमन साइज, फिर हम फॉर्मेट पे चलेंगे और तब जाके हम क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ही आसान है, तो बस थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है इसमें, कुछ परसेंटेज वगैरह निकालना है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं, तो आपको बस परसेंटेज की कैलकुलेट करनी है और उसके बाद काम हो जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, ये जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल की किताब आप पढ़ते हो, ये जो आपकी थर्ड बुक है जिसको आप फाइनेंशियल बोलते हो, उस किताब का नाम क्या है? उस किताब का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस किताब का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस किसका? एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सर एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सिंपल सीधी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एनालिसिस का मतलब होता है स्टडी करना, किसी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करना, कंप्लीट स्टडी करना। एग्जाम्पल, अगर आपके घर वाले आपसे बोले कि ठीक है बेटा आपने अच्छा स्कोर किया या आप पास हो गए, जो भी है, या फिर मान लो आपने कोई गेम खेला आप उसमें जीत गए, या व्हाटएवर कुछ भी हो, उसमें आपको हम एक मोबाइल फोन गिफ्ट देंगे, तो क्या आप आंख बंद करके कोई भी मोबाइल फोन दुकान से खरीद लोगे? नहीं। आप 10 अलग अलग मोबाइल फोन को कंपेयर करोगे, उनके बारे में स्टडी करोगे, उनके फीचर्स को स्टडी करोगे, कंपैरिजन करोगे, यार इसका कितना रैम है, इसका कितना रैम है, इसका हार्ड डिस्क कितना है, इसका हार्ड डिस्क कितना है, इसका स्क्रीन साइज क्या है, इसका स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका ब्रांड क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी रिव्यूज क्या है, इसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, हर चीज कंपेयर करोगे, तब जाके अपना जो बेस्ट आपको लगेगा वो आप सिलेक्ट करोगे। उसी चीज को बोलते हैं एनालिसिस करना। न्यूज रिपोर्टर जब कोई न्यूज देता है तो उसके बारे में प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताता है, वो एनालिसिस है। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब, लाइक आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे बहुत सारे नोट्स बनते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स और क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली ये चार होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, हम स्टडी करेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी खराब है, तो उसको स्टडी करेंगे, किसमें पैसा लगाना चाहिए, किसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, किसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, किसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें स्टडी करना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहलाता है। ओके, लेकिन क्लास ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जितनी भी कंपनी होती है ना, कंपनी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मतलब है वही चीज, बस वो अकाउंट की जगह इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि वो अकाउंट नहीं बनाते डेबिट क्रेडिट में, वो स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह लो या इनकम कह लो या इनकम स्टेटमेंट कह लो। ये कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है, लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, जितनी भी कंपनियां हैं वो पी एंड एल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है क्लास? बाकी क्लास ये बैलेंस शीट है, नोट्स टू अकाउंट से जो बैलेंस शीट के नीचे ना नोट्स होते हैं, लाइक एग्जांपल फिक्स असेट। तो फिक्स असेट जो है, आपने मशीन बिल्डिंग जो भी लिखा है, अब उसके अंदर क्या क्या है, कितनी फिक्स असेट है, क्लियर है, उसकी वारंटी कितनी है, ऐसी डिटेल्स की चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। आग लग गई, सामान जल गया, तो भाई कितने का अमाउंट जल गया है, कितना परसेंट जला है, बहुत सारी चीजें डिटेल में शेयर होल्डर को बताने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा पन्नों में होते हैं। बैलेंस शीट तो 1 या 2 पन्नों में निपट जाता है, और पी एंड एल भी, लेकिन नोट्स टू अकाउंट जो है वो बहुत सारे पन्नों में रहता है, 20-25 पन्नों के अंदर
नोट्स रहता है, जिसके अंदर नोट्स लिखे होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। और लास्ट है क्लास कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ चुके हो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, चलो। तो अब इन स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, इन स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स हैं, ठीक है। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, या टूल्स फॉर कह लो, ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल होते हैं। क्लास टूल समझते हो ना? आपको मैं टूल समझाऊं तो टूल तो वही होता है ना क्लास, जैसे आपके घर में होता होगा क्लास, स्क्रू ड्राइवर होता होगा क्लास, आपके घर में प्लास होता होगा, टूल्स किट, टूल किट जिसको कहते हैं। या फिर आपकी बाइक अगर क्लास थोड़ी बहुत खराब हो जाती है तो बाइक के साथ एक टूल किट आता है, तो वही चीज टूल्स है। तो टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको एनालिसिस करने के लिए आपके पास टूल्स क्या क्या हैं, किन किन चीजों से आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो टूल्स में सबसे पहला जो टूल्स आता है वो आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स टूल्स आता है। बहुत अच्छे से चैप्टर समझाऊंगा क्लास, 4 नंबर पक्के हैं। हर कोई क्लास फिक्स कर लो कि यार इस चैप्टर में द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, 4 नंबर पक्के करेंगे अपने। क्लियर है क्लास यहां तक? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स टूल दूसरा जो है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तीसरा जो टूल है वो है अकाउंटिंग रेशियो। और चौथा जो टूल है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने चैप्टर के नाम ही लिख दिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए लाइन बाय लाइन। ये चैप्टर थर्ड में आ गया, ये चैप्टर फोर्थ में, ये चैप्टर थर्ड में आ गया, ये चैप्टर फोर्थ में आ गया, ये चैप्टर 5 में आ गया। ओके, तो ये टूल्स हैं। तो इन्हीं में से जो स्टार्टिंग के 2 टूल्स हैं उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले आज हम कंपैरेटिव खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन साइज खत्म करेंगे और फिर अकाउंटिंग रेशियो देखेंगे बाद में। तो अभी कंपैरेटिव कॉमन साइज ये आपको 4 नंबर देगा, एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, कॉमन साइज भी। इजी लेवल का चैप्टर है और ज्यादातर 10 में से 7 से 8 बार जो है समझ लो वो कंपैरेटिव पूछा गया है। क्लियर है यहां तक? तो हेडिंग बना लो फटाफट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हेडिंग बना लो कंपैरेटिव, लिखते जाना मेरे साथ साथ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्लास सीधी सी बात है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब आप किसी 2 स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हो। कंपैरेटिव का मतलब क्या है कि किसी 2 स्टेटमेंट को जो है आप उसको कंपेयर करते हो। हाँ, एक बात और, आपकी जो क्वेश्चन पेपर में ना 3 रहता है क्लास, सेक्शन ए बी सी। ए जो है वो एनपीओ पार्टनरशिप का होता है क्लास और कंपनीज का होता है। सेक्शन बी जो है एक तरीके से मतलब जो आपका फाइनेंशियल होता है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो होता है वो सेक्शन सी में आ जाता है। कुल मिला के कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो है पार्ट 3 वो आपको नहीं करना है क्लास, आपको ए और बी ही करना है। क्लियर है क्लास? फाइनेंशियल करना है और आपने फर्स्ट पार्ट एनपीओ पार्टनरशिप और कंपनी वो चीजें करनी है। एक लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, वो आपको नहीं करना है, वो आपका पार्ट नहीं है, कहीं उसको भी लिख के आ जाओ। आपको सिर्फ यही करना होता है, ये होता है 60 नंबर का, ये होता है 20 नंबर का। क्लियर है? तो ये 80 मार्क्स का पेपर ऐसा आता है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, किसी 2 स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे। स्टेटमेंट का मतलब चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, किसी भी 2 स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब अगर हम कंपैरिजन एक कंपनी की बैलेंस शीट को दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट से ना करके हमारी ही बैलेंस शीट से करें कि हमारी सन 2019 का परफॉर्मेंस कैसा था और 2020 का परफॉर्मेंस कैसा है, रिलायंस अपने 2020 के परफॉर्मेंस को अपने ही 2019 के परफॉर्मेंस से कंपेयर करती है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब आप किसी एक कंपनी के फिगर्स को उसी कंपनी के प्रीवियस ईयर या किसी और ईयर के फिगर से कंपेयर करते हो तो उसे बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और आपको बचपन से ही लोग कहते होंगे हमें किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद से कंपेयर करना चाहिए कि मैंने
कल कितने घंटे पढ़ा था, आज कितने घंटे पढ़ा है। मैं कल 3 घंटे पढ़ा था, आज 4 घंटे पढ़ा हूं, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूं, इंप्रूव कर रहा हूं। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा पड़ोसी पहले 8 घंटे पढ़ता था, ये कितने घंटे पढ़ता था, मुझे उससे मतलब नहीं, ना मुझे उसके मार्क्स से मतलब है। इंप्रूवमेंट हमें खुद में लाना चाहिए, तो हमको खुद से कंपैरिजन करना चाहिए कि हाँ, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से मैं थोड़ा सा आगे आया हूं या नहीं। तो कंपनी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को जब कंपेयर करती है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन जब रिलायंस टाटा से कंपेयर करेगी, जब रिलायंस टाटा से कंपेयर करेगी, तो उसको बोलते हैं क्लास इंटर फर्म कंपैरिजन, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। चलो, ये तो कुछ कुछ क्लास थ्योरी की बात हो गई। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ते हैं, तो मैं उन कॉलम के बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट लिखवा देता हूं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर ध्यान रखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, इसके अंदर हमें दो चीजें बनानी होती है। यहां से प्रैक्टिकल काम चालू हो गया, कहानी खत्म। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीजें हमें बनानी होती हैं। जो पहली चीज होती है वो होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बहुत आसान है क्लास, बहुत सिंपल। आपको मैं इवन ज्यादा क्वेश्चन भी करने के लिए नहीं दूंगा, 3-4 क्वेश्चन बना लो हर टॉपिक में से, बहुत है। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है क्लास? ध्यान रखना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीजें होती हैं। पहला होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। पहला होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा क्या होता है क्लास? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो एक एक करके हम फॉर्मेट ध्यान से समझते हैं। ध्यान रखना, मैं पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाऊंगा और उसके बाद आपको सिखाऊंगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। पहले आपको बैलेंस शीट तो आ जाए, जब आपको बैलेंस शीट आ जाएगा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव जो बैलेंस शीट है वो देखेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लाइन बाय लाइन सारी चीजों को करना है। क्लियर है क्लास? चलो अब हेडिंग बनाते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्योंकि देखो बैलेंस शीट और कंपैरेटिव बैलेंस शीट में दो एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं, बस वो देखते चलाओ कैसे। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो भी कंपनी होगी क्लास उसका आप नाम लिख दोगे। फॉर्मेट समझते जाना क्लास, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर्टिकुलर्स। आपको पता है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो कैसी बनती है? कैश फ्लो पूरा का पूरा आपने कैश फ्लो कंप्लीट कर रखा है, कैश फ्लो अच्छे से डन हो चुका है आपका, तो आपको पता होगा कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये आएगा क्लास पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आएगा यहाँ पे नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद आएगा ये प्रीवियस ईयर, पिछले साल का बैलेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर का बैलेंस। अब इसके बाद पहले ये बैलेंस शीट समझते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये बैलेंस शीट है। नॉर्मली किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट जब बनती है तो इस तरीके से बनती है, वर्टिकल फॉर्मेट में। ध्यान रखना, पहला आएगा पर्टिकुलर्स, दूसरा आएगा नोट्स टू अकाउंट, तीसरा आएगा प्रीवियस ईयर, चौथा आएगा करंट ईयर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको पहले करंट ईयर और फिर प्रीवियस ईयर दे रखा हो तो आप उसको इंटरचेंज करके लिख देना, पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। क्लियर है? कंपैरेटिव बनाते वक्त। तो इसमें जो सबसे पहला होता है फर्स्ट हेडिंग, वो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। आप बैलेंस शीट को समझो कि बैलेंस शीट कैसी बनती है किसी भी कंपनी की। पार्टनरशिप में तो आपने देखा होगा इधर लाइबिलिटी उधर असेट, लेकिन यहाँ पे क्लास सबसे पहला जो बनेगा वो बनेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्लास बनता है वो बनता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्लियर है? पहला जो बनेगा वो बनेगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, तो ये हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इस साइड, यानी कि जो पहले साइड होती थी ना लाइबिलिटी साइड, वो खाली लाइबिलिटी होती थी, लेकिन अब जो लाइबिलिटी साइड है उसका नाम लाइबिलिटी नहीं है ओनली, उसका नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर बेसिकली आपको तीन चीजें मिलेंगी। तो पहला है क्लास शेयर होल्डर फंड, और 3-4 लाइन अगर आप छोड़ दो शेयर फंड के बाद तो आपको मिलेगा नॉन करंट असेट, सॉरी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड,
नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और लास्ट में क्लास आएगा करेंट लाइबिलिटीज। तो यानी कि इस तरीके से साइड होती है। पहला आता है शेयर होल्डर फंड। तो आपको ये ना मेजर हेडिंग सब हेडिंग भी साथ साथ में समझ लो हो रहा है। तो मेजर हेडिंग क्या है? मेजर हेडिंग है क्लास इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटी। तीन मेजर हेडिंग है किसी भी लायबिलिटी साइड के, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। और लास्ट में अगर आप इसको जोड़ दो तो ये आ गया समझ लो टोटल। तो ये आ गया लायबिलिटी साइड का टोटल। यहां पे मैं कर देता हूं टोटल। क्लियर है यहां तक? फिर इसी के नीचे हम लोग इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे एसेट्स भी। इसी के नीचे हम लोग एसेट्स कंटिन्यू करेंगे, वो सेकंड है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं, फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, तो ये होगी क्लास बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। देखो लाइबिलिटी साइड का इक्विटी एंड लाइबिलिटी है साइड का नाम। साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके तीन पार्ट, तीन मेजर हेड कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? प्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जो है वो दो तरीके का हो सकता है। शेयर कैपिटल जो पहला होगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो दूसरा होगा वो होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आमतौर पे यही फॉर्मेट होता है। शेयर कैपिटल के दो पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नॉन करेंट लायबिलिटी तो आपको पता है क्लास, नॉन करेंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? लाइक लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए क्लास आपको। इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। जो फॉर्मेट वगैरह है ना वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में डिटेल में है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हो गया क्लास इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। उसके क्लास जो पार्ट है वो है शेयर कैपिटल। और क्लास एक और चीज भी है यहाँ पे आप लिख लो, शेयर कैपिटल। और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल है और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये दो चीजें हैं, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल के दो पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय के कर्जे और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में तो क्लास बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गया करंट लायबिलिटी के अंदर। और भी बताओ क्लास, करंट लायबिलिटी के अंदर एक ट्रेड पेबल तो भूलना ही मत, क्रेडिटर और बिल पेबल जो दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड पेबल हो गया। और इसके अलावा क्लास आ सकता है अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी हो गया, या शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। तो ये सब चीज होगी लायबिलिटी साइड। तो आपको सब बच्चों को पता होना चाहिए। आपने वैसे कैश फ्लो देखा होगा, तो कैश फ्लो में आपने इस तरीके से फॉर्मेट भी देखा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने पार्ट है क्लास? तीन पार्ट। कौन कौन से? शेयर कैप सॉरी नॉन कर सॉरी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड जो है उसके दो पार्ट हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल दो टाइप के शेयर्स होते हैं, वन इज इक्विटी शेयर एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और करंट लायबिलिटी के अंदर आता है करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ गया, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। क्लियर है क्लास यहां तक? क्लास एक्स्ट्रा चीज की कोई जरूरत नहीं है, बहुत है ये फॉर्मेट। जो एक्स्ट्रा चीज आपको दे रखी है ना उसे कहीं यूज नहीं होना है। मैं क्यों टॉपिक को कॉम्प्लिकेट करूं? इट्स इनफ, सफिशिएंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है। बुक में क्लास उनको मतलब कि कंपटीशन के लिए उसको बहुत चीजें देते हैं, ये सफिशिएंट है। जहां जो जरूरत पड़ेगी आगे बताऊंगा। चीजें ऐसी कराओ जो बच्चा याद कर ले। किताब का ही लिखवाना होता तो मैं आपको सीधे इमेज ही शेयर कर देता। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं एसेट साइड। जो बता रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है, एक भी चीज ऐसा मत सोचना कि छूट गई। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सेकंड साइड। सेकंड साइड का जो नाम है वो है एसेट। और एसेट में दो ही मेजर हेडिंग है क्लास। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है नॉन करंट एसेट। सबसे पहली जो हेडिंग है वो है नॉन करंट एसेट। और आप जब 4-5 लाइन छोड़ के लिख दोगे सेकंड जो हेडिंग है वो है करंट एसेट। सेकंड हेडिंग करंट एसेट। ओके, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई अगेन रिपीट कि याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इस पूरी किताब में आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है बस। क्या पता पेपर में पूछ ले
कि करंट लायबिलिटी के 4 मेन हेड के नाम बताओ, यही चीज 1 नंबर में पूछ ले, बिल्कुल पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्लास बताना पड़ेगा। असेट में जो नॉन करंट असेट है, जिनको हम बेचने के लिए नहीं रखते, जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए हमारे पास रहते हैं, जिनको बिजनेस में हम लोग यूज करते हैं, वो आमतौर पे क्या क्या होता है, आमतौर पे वो होता है फिक्स एसेट। ठीक है, नॉन करंट एसेट के अंदर आमतौर पे जो मिलेगा वो मिलेगा आपको फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट दो टाइप का होता है, पहला होता है टेंजिबल्स, जिनको देख सकते हो, छू सकते हो, और दूसरा होता है इनटेंजिबल्स, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है, दूसरा होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, वो भी इसी के अंदर आता है। और लास्ट है क्लास कोई लोन, और आपने क्लास कोई लोन एडवांस दिया हो क्लास तब। ठीक है, लोन एंड एडवांस ध्यान रखना, लोन लिया नहीं है, लेते तो लाइबिलिटी होती ना, यहाँ पे लोन दिया है। आमतौर पे ये सारी चीजें आती हैं बैलेंस शीट के अंदर। और इसके अंदर क्लास आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री। आपको हेडिंग सब हेडिंग मैंने एक वीडियो बोली थी, पढ़ के याद कर लेना, भेजा भी था बेटा, पढ़ लो, अभी भी मौका है, लास्ट में टाइम नहीं बचेगा तो रोते रहना, फिर कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, तब ध्यान रखना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ध्यान रखना, खाली लोन नहीं है, एडवांस है, और लास्ट में लिख दो अदर्स। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी, करंट असेट। तो ये पूरा का पूरा हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लो, मैंने बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ये आपको दे दिया है, क्लास ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। तो ये हो गया आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब इसमें क्लास और उसमें क्या अंतर है, अब उसमें क्लास और उसमें क्लास क्या डिफरेंस है, जरा हम देख लेते हैं। ये मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूं। अब ये तो बन गई किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, ये तो क्लास आपने कर लिया, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। कभी भी बैलेंस शीट बनेगा इस तरीके से, वर्टिकल है, ध्यान रखना, वर्टिकल। अब कंपैरेटिव में काम क्या करना है, सुनते जाना अच्छे से। कंपैरेटिव में दो एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाने हैं, ध्यान से सुनो। कंपैरेटिव में दो एक्स्ट्रा कॉलम इसके बाद आपने बनाने हैं, दो एक्स्ट्रा कॉलम। पहला जो कॉलम क्लास होता है यहाँ पे, वो होता है एब्सोल्यूट चेंज। जो पहला कॉलम है वो है एब्सोल्यूट चेंज, और जो दूसरा कॉलम है वो है परसेंटेज चेंज। यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, अभी मैं इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट लिखवाऊंगा, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनता है। पहला बनता है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा बनता है परसेंटेज चेंज, दो एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं। क्लियर है यहां तक? अब सर एब्सोल्यूट चेंज होता क्या है, जब फिगर नंबर में आता है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। भैया पिछले साल के फिगर में और इस साल के फिगर का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एग्जांपल के लिए, पिछले साल शेयर कैपिटल 4 लाख का था, इस साल 5 लाख का आया है। पिछले साल शेयर कैपिटल 4 लाख का था, इस साल 5 लाख का है, तो एब्सोल्यूट चेंज जो हो गया ये 1 लाख हो गया। एब्सोल्यूट चेंज जो हुआ वो हुआ 1 लाख का। अब इसी एब्सोल्यूट चेंज को अगर आप परसेंटेज में देखो, अच्छा प्लस का 1 लाख है, माइनस का, सर प्लस का 1 लाख है। प्लस का 1 लाख का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज हुआ है, और माइनस का 1 लाख का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हुआ है। तो ये प्लस का 1 लाख है। तो भैया 4 लाख से 5 लाख, इंक्रीज तो 1 लाख हुआ है, लेकिन ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो वैसे 4 लाख का 25% बनता है 1 लाख, तो 25% इंक्रीज होके वो हो गया 5 लाख। क्लियर है? तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे इनटू 100, क्योंकि आपको पता पड़ेगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। इसीलिए आप इसको जो डिवाइड दोगे वो प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू करोगे 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज। और लास्ट क्लास पॉइंट जो है वो फिगर्स आर इन ब्रैकेट, figures are in bracket shows negative amounts, figures are in bracket shows negative amount। जो फिगर
ब्रैकेट में है, मतलब सॉरी, जो अमाउंट ब्रैकेट के अंदर है वो क्या शो करते हैं कि वो नेगेटिव अमाउंट। एग्जाम्पल, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर पहले 5 लाख का था, अब 4 लाख का हो गया, तो ये फिगर माइनस में है। तो माइनस को हम लोग क्या करते हैं आमतौर पे ब्रैकेट में 1 लाख दिखा देते हैं। तो अब आप बताओ क्लास कितना चेंज आया है। तो एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख का है, प्रीवियस ईयर 5 है, इंटू 100। तो यहाँ पे चेंज देखो 25% है, यहाँ पे चेंज 20% है। क्लियर है? वो भी माइनस का 20%। क्यों? क्योंकि परसेंटेज घट रहा है तो माइनस। तो बस 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं और हर कॉलम में कंपैरिजन करना है कि एब्सोल्यूट चेंज क्या है और परसेंटेज चेंज क्या है। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब रियल नंबर में चेंज क्या है, और परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हम लोग क्लास क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, तो आई होप कि आप में से हर किसी को कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन क्लास जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। बिल्कुल क्लास आईफाज इस तरीके से दिखा सकते हो, नो इश्यू क्लास। अब सुनो मेरी बात, एब्सोल्यूट चेंज जो है उसका फिगर क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज में उसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलो अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, कितना इजी है आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉमन सॉरी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में चलेंगे, वो थोड़ा सा ज्यादा काम है उसमें। ये बहुत आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है मैंने, 2019 एडिशन की बुक है मेरे पास, टीएस ग्रेवाल साहब की, तो आप उसे परचेज कर सकते हो शॉप से। और होगी भी ऐसे मेजोरिटी बच्चों के पास। तो ये हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, ठीक है, और नोट्स तो मैं आपको भेज ही देता हूँ इसके। चलो, क्वेश्चन पूछा क्या है, question is asking to prepare comparative balance sheet of Swan Limited in the on the following balance sheet from the following balance sheet। तो ये क्वेश्चन देखो दिया हुआ है एक, तो ये वही फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी एफ ए और सी ए, खत्म बात। अब ये सॉल्यूशन है, अब जरा सॉल्यूशन पे देखना। क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट करके उतार दिया है, क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट कर दिया। बस क्वेश्चन में पहले 2019 लिखा था, बाद में 2018 लिख दिया है। तो हम यहाँ पे पहले 2018 लिखेंगे, बाद में 2019 हम चेंज कर देंगे। हम पहले प्रीवियस ईयर को लिखेंगे, बाद में करंट ईयर को। अब बच्चों सुनो जरा, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई बच्चा करंट ईयर को पहले लिख के प्रीवियस ईयर को भी बाद में लिखता है, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज हमेशा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही होना है। चाहे क्लास कोई बच्चा एज इट इज इसी में ही 2 कॉलम बना दे, क्वेश्चन को नीचे नोट कर लेना कहीं, क्वेश्चन ये तो लिखना तो पड़ेगा ही ना आंसर सीट में। तो वो इससे घटाएगा 360 से 3 लाख, तो भी 60,000 आएगा। और यहाँ पे इन्होंने फिगर्स को इंटरचेंज कर दिया, पहले 18 लिखा फिर 19, फिर इसमें से इसे घटाया तब भी 60,000, बात बराबर है। पर कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कहते हैं नहीं बुक में ऐसा लिखा है, आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो काट देंगे, जबकि उसको उनको लॉजिक खुद नहीं पता कि क्या लॉजिक है उसके पीछे। ये कोई लॉजिक नहीं है क्लास, आप जो है कोई भी ईयर को पहले या बाद में लिख सकते हो, नो वरी, नंबर नहीं कटेगा। ओके, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर को लिखो फिर करंट ईयर को, क्योंकि किसी टीचर के मूड का कुछ नहीं पता। ओके, तो हमने पूरा क्वेश्चन पहले कट कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, अब हमें 2 कॉलम बनाना है, पहला क्या है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा क्या है परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज का फिगर पहले हम लिख लेते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 360 में से घटाओ 3,60,000, 150 में से 120 30,000, 255 में से 170 85,000, 120 में से 150 नेगेटिव का 30,000, इसीलिए 30,000 आप देखो ब्रैकेट में लिखा है। बात समझ गए आप? यानी कि अगर कोई चीज नेगेटिव में आएगा तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और एक बात ध्यान रखना, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, और शुरू से एंड तक यही रहेगा। लाइक टोटलिंग में भी आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही घटाओगे। बच्चे करते क्या है क्लास, कई बार इन फिगर्स को ऐड कर लेते हैं टोटलिंग में, समझ रहे हो बात, इन फिगर्स को। तो अगर आप इन सारे फिगर्स को ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर आप एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से घटाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करंट ईयर में से आप
प्रीवियस ईयर को माइनस कर सकते हो। ओके, दोबारा करते हैं। असेट में भी 650 माइनस 5 लाख, 151 माइनस 1 0, 125 माइनस 120 5000, 10,000 माइनस 20,000, सॉरी 10 माइनस 20, हाँ माइनस का 20, 885 माइनस 740 तो 1,45,000। कोई मुश्किल काम क्लास फटाफट जरा मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी दे रखी होगी। You have to prepare two extra column. One is absolute change and another is percentage change. Absolute change क्या करना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज अभी निकालेंगे। उसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर परसेंटेज में आ जाए। क्लियर है? चलो देखो, अगर एक सीख गए ना तो सब सीख जाओगे। डोंट वरी, एक सीखना है बस, सब सीख जाओगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। ओके चलो गुड, इजी है टॉपिक, इसको खत्म करो। कल कल के अंदर हम पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे। 4 नंबर साइड में रख लो कि भैया इसके 4 नंबर, कैश फ्लो के 8 नंबर पक्के हैं, 12 नंबर इस चैप्टर से पक्के हैं। कैसे करना है, टाइम कैसे निकालना है, मैंने आपसे बोला, सुबह मैंने मैसेज भी किया था आपको कि आज दिन में 2 क्वेश्चन बनाओ। तो कई सारे बच्चों ने बनाया भी होगा, उम्मीद करता हूं, और कई बच्चों ने उसको इग्नोर करके अपना सो गए या वीडियो चलाने लगे, गेम खेलने लगे। देखो जैसी करनी है और वैसी भरनी, ध्यान रखना। आप अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होगे अगर आप अभी बात नहीं मान रहे। बाद में आप किसी को भी ब्लेम करते जाओ, इंसान की तो फितरत ही यही है कि कामयाबी का श्रेय खुद लेता है और फेलियर का दूसरे को देता है। खैर छोड़ो, अब इस चेंज को मैं प्रीवियस ईयर से डिवाइड दूंगा। तो 60,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगा पेपर से पहले कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें टाइम लग सकता है। तो 2 2 4 1 5, तो 2 और 3 5, 60 अपॉन 3, तो आंसर कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20%। कई बार आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे जीरो जीरो कैंसिल कर देते हो आप, ऐसा भी हो सकता है। लाइक 30,000 और 1,20,000 सीधा कट गया इंटू 100, तो ये कट गया क्लास, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 कम 3 बार 4, और ये 25 चौके 100 आ गया 25%। तो 85,000 डिवाइड बाई 1,70,000 इंटू 100, 50%। और ये समझाता क्या है? ये समझाता है कि पहले आपका कर्जा 170 का था, अब 255 का हो गया, बढ़ा कितने से? 85,000 से, जो कि 1,70,000 का 50% है। कुल मिला के ये बता देता है, कंपेयर करा देता है आपको कि भाई पहले ये था, अब ये है, और ऐसा चेंज है। तो उससे क्या होता है कि एक इमेज बन जाती है, हाँ यार कंपनी अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, कितना खराब कर रही है। लाइक ये माइनस 30,000 है, और पहले था 150, और हो गया कितना 120, तो 20% से कम हो गया, इसलिए माइनस का 20 लिखा है। अगर एब्सोल्यूट चेंज -30 है तो ऑब्वियस है, इसको किसी से भी आप डिवाइड दो प्लस अमाउंट से, इंटू 100 करो, तो ये माइनस का 20% ही तो आएगा आंसर। क्लियर है? अब बच्चे करते क्या है, टोटलिंग में इन सबको, यार इनको कभी मत जोड़ना, परसेंटेज थोड़ी ऐड करोगे आप यहां भी वही काम करोगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, 19.6 आएगा। इवन शुरू से लेकर एंड तक ध्यान रखना, शुरू से लेकर एंड तक काम वही करना है। एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके इंटू 100 करना है, ये जीरो जीरो आ जाएगा। 5,000 को 1,20,000 से डिवाइड दोगे इंटू 100, फिर माइनस के 10,000 को 20,000 से डिवाइड दोगे इंटू 100, फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको 7,40,000 से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कोई दिक्कत, कोई समस्या लग रही है तो क्लास बता दो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, फटाफट। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर लग रही है तो बताओ। वैसे बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, इजीली क्लास आप इसको आराम से बना लोगे, और घर पे जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, ये तो क्लास हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो क्लास क्लियर है।
अब एक दो क्वेश्चन क्लास और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 3। ये क्लास एक क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल है, और आप इसमें भी देख सकते हो, सिर्फ आप एनालाइज करो कि क्या है इसके अंदर। तो शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है, शेयर कैपिटल सब कुछ वही है। आपको दो कॉलम क्लास, ठीक है, दो कॉलम टोटल में भी वही करना है। करंट ईयर जो एब्सोल्यूट, देखो आप एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 3 लाख माइनस 2 लाख ये आएगा 1 लाख। 2 लाख माइनस 2 लाख ये आएगा 0। 1,60,000 माइनस 40,000 आएगा 1,20,000। 1 लाख माइनस 60,000 आएगा ये 40,000, ये आएगा एब्सोल्यूट चेंज। और इस एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड दोगे, एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे, तो क्लास ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो ये क्लास अमाउंट आएगा परसेंटेज चेंज। तो आप करके देखो, 3 लाख में से घटाओ 2 लाख, कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। अब इस 1 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो 2 लाख से इनटू 100, तो ये आएगा क्लास कितना 50%। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो क्लास, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आगे एब्सोल्यूट चेंज 40,000 माइनस 40,000 0, 1,20,000 माइनस 80,000 40,000। अब इस 40,000 को 80,000 से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे, हमेशा प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है, इनटू 100 करना है। ये कितना परसेंट क्लास आएगा, ये आएगा 50%। तो ये क्लास पूरा का पूरा इस तरीके से आप अपने कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट्स को क्लास कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमारा फिनिश हो गया। आई होप कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन क्लास आप बना लोगे। तो मैंने एक क्वेश्चन क्लास यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए होमवर्क, जिनको बनाओगे आप, वो है क्लास ये रहा। एक क्वेश्चन से इलस्ट्रेशन नहीं है क्लास, क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन। ये रहा क्लास क्वेश्चन नंबर 3, आप सबको बनाना है क्लास क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप घर पे आराम से बना लेना। द बैलेंस शीट ऑफ ब्लू बेल लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और ब्लू बेल लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसमें क्लास ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आपका करंट ईयर। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आप क्या करोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को आप माइनस करोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करोगे, तो यानी कि 3,26,000 जो है उसमें से माइनस करोगे 2,44,000, तो ये क्लास अमाउंट जो आएगा वो आएगा 82,000। 3,26,000 माइनस 2,44,000, तो 82,000 का क्लास ये अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पे भी 1 लाख माइनस 1 लाख 0 आएगा। यहाँ 6,96,000 में से अगर आप घटाते हो, 6,96,000 में से अगर आप घटाते हो 4,38,000, 4,38,000, तो ये आ जाएगा 2,58,000। तो ये इस तरीके से क्लास आप क्या कर सकते हो, जो एब्सोल्यूट चेंज है वो निकाल सकते हो। और जो भी एब्सोल्यूट चेंज आता है उसको आपने प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का ये वाला अमाउंट है, आप इससे डिवाइड दे दोगे, इनटू करोगे 100, तो आपके पास निकल के आ जाएगा परसेंटेज चेंज। क्लियर है यहां तक? तो ये क्लास हो गया डन। बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल, बैलेंस शीट लर्न करने की जरूरत नहीं है प्रियंका, सही बोला आपने, बैलेंस शीट लर्न नहीं करना। लेकिन देखो, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको बैलेंस शीट तो यार लर्न होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल रट्टा मार लो उसको, पर क्वेश्चन बनाते बनाते भी तो लर्न हो जाएगा आपको। तो यार आपको अगर वो लर्न होगा तो बेहतर होगा, मतलब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो वहां पे बैलेंस शीट लर्न करना है। चैप्टर नंबर 3 तक तो लर्न है बच्चों को, वहां पे बैलेंस शीट लर्न करना है, वो आपके सिलेबस में। क्लियर है यहां तक? चलो, तो ये हमने आज सीख लिया अभी तक कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट, किसी भी बच्चे को क्लास कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है क्लास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट सबका क्लियर हो गया है ना। तो अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद कॉमन साइज, सॉरी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमारा डन है, यहां पे हम लोग करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद हम करेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है क्लास यहां तक? क्वेश्चन बनाने हैं, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना क्लास पीडीएफ में, वो बनाने हैं आपको, डोंट वरी। क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, वो आपको बनाना है, जो अभी क्वेश्चन दिखाया था आपको। क्वेश्चन जितना भी मैंने आपको पीडीएफ दिया है उसके एक एक क्वेश्चन आपको बनाने हैं, बस ध्यान रखो।
अब आते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना क्लास की इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, जरा क्लास ध्यान से सुनो। तो इनकम स्टेटमेंट का सबसे पहले आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। बैलेंस शीट तो हो गया, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोलो चाहे आप बोलो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो वो क्लास आपको लर्न होना चाहिए। तो उसमें जो पहला कॉलम है, उसमें जो पहला कॉलम है वो है क्लास पर्टिकुलर्स, उसका जो पहला कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स। फिर क्लास इसके बाद आता है यहाँ पे आपका वही सेम नोट्स टू अकाउंट्स, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स के बाद यहाँ पे आता है आपका प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू है वो पिछले साल का वैल्यू क्या है। उसके बाद आता है करंट ईयर का वैल्यू क्या है, और दो एक्स्ट्रा कॉलम, ध्यान रखना दो एक्स्ट्रा कॉलम, पहला कॉलम वही सेम। देखो यानी कि आप भले ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट भूल गए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लीज आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मत भूलना, वो याद करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? ये बैलेंस शीट तो आपको एज इट इज दी होती है, आप दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाते हो बस, वो तो एज इट इज छापना होता है जैसा लिखा है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है क्लास, वो आपको एज इट इज नहीं दिया होगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है आपको बनाना पड़ेगा उस हिसाब से। मैं अभी कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा क्लास, आपको दिखाऊंगा। लेकिन एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज वाला काम जो है ना, वो बिल्कुल सेम है। एब्सोल्यूट चेंज और जो परसेंटेज चेंज वाला काम है वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज क्लास ये बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज में उसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा क्लास पर्टिकुलर्स, फिर आएगा प्रीवियस ईयर, देन आएगा करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। क्लियर है यहां तक? तो इसमें सबसे पहला जो क्लास काम आएगा, सबसे पहला जो काम इसके अंदर आएगा वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू, ध्यान रखना जो फॉर्मेट आपको एज इट इज याद करना है, मैं वैसे आपको सिंपल सा ही फॉर्मेट लिखवाऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट नहीं लिखवाऊंगा, बट आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो, किसी भी तरीके से आपको फॉर्मेट जो है वो अच्छे से लर्न हो। ओके, तो क्या है क्लास, जरा फॉर्मेट बताओ। तो सबसे पहले इसमें है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जिसको आप लोग नेट सेल्स बोलते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स। इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम ऐड करेंगे अदर इनकम। क्लास देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कि आपके जो बिजनेस की एक्टिविटी है उससे आप कितना पैसा कमा रहे हो, कोई अगर साइड बाय साइड अदर इनकम भी आ रही है, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, और इंटरेस्ट जो है वो सब चीज हो गया, इंटरेस्ट मिला आपको, तो वो सारी चीजें क्लास कहलाई जाती हैं अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसमें हम प्लस करते हैं अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें हम प्लस करते हैं अदर इनकम। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को ऐड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जब हम अदर इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, तो उसमें अदर इनकम को ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी कि भैया टोटल आपने कितना कमाया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि अपने काम से कितना कमाया और अदर इनकम से कितना कमाया, वो आपका टोटल। तो क्वेश्चन में कुछ भी कहीं भी दे रखा हो, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर लिखना है आपको अदर इनकम, और दोनों को ऐड करके क्लास आपने क्या लिखना है, आपने दोनों को ऐड करके लिखना है क्लास टोटल रेवेन्यू। ओके, फिर सेकंड पॉइंट जो है आपका वो आएगा एक्सपेंस का। सेकंड पॉइंट क्या है क्लास, आएगा एक्सपेंस। तो हमें एक एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करनी है, हमें खर्चों की एक लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें जो मेजर खर्चे होते हैं मैं वो बता देता हूं आपको। जो मेजर खर्चे हैं लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने जो मटेरियल कंज्यूम किया है, जो भी आपने मटेरियल बनाने में खर्चा किया है वो चीज क्लास आएगी। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा। एम्प्लॉय, वैसे बहुत चीजें होती हैं क्लास, लेकिन मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो आप बेसिकली सारे खर्चे देखो, कुल मिला के आपने सारे खर्चे यहाँ लिखने हैं, कैसे भी लिख देना, सारे खर्चे लिख देना।
फाइनेंस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट। कैश फ्लो में भी आपने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाया था कैश फ्लो में। डेप्रीशिएशन और इसके अलावा कोई क्लास कोई भी अदर एक्सपेंस है वो सब यहां डाल दो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू, फिर क्लास एक्सपेंस की लिस्ट बनाएंगे तो यहां आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस क्लियर है यहां तक? तो पहला क्लास क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है अदर इनकम जिसको जोड़ के आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस की लिस्ट हम तैयार करेंगे, वो आएगा टोटल एक्सपेंस, वो आएगा टोटल एक्सपेंस। और जब रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आएगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। सीधी सीधी बात है क्लास, अगर आप ये टोटल रेवेन्यू यहां पे आ गया, इसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो जो आएगा आपके पास वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी। शॉर्ट में आप कह सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी। और इस पीबीटी में से जब आप टैक्स को माइनस करोगे, ये टैक्स का अमाउंट जब आप पीबीटी में से माइनस कर दोगे टैक्स का अमाउंट, तो यहां पे जो भी फिगर आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? तो आप ध्यान रखना, आपको एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज का काम तो सेम ही है, वही है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज। और परसेंटेज चेंज कैसा आता है क्लास, परसेंटेज चेंज आएगा एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे, तो वो क्लास जो है आएगा परसेंटेज चेंज। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वो आएगा एब्सोल्यूट चेंज। और एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड दोगे, एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर अमाउंट से डिवाइड दोगे, तो जो क्लास आएगा आपके पास वो आएगा परसेंटेज चेंज। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा क्लास कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू में से, कमाई में से खर्चा माइनस करोगे या खर्चे में से कमाई माइनस करोगे? ऑब्वियस है खर्चे में से कमाई माइनस करोगे। तो लिख तो रखा है मैंने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टी आर माइनस टी। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, और उस प्रॉफिट पे टैक्स चार्ज होगा। मतलब ये जो भी अमाउंट होगा ना क्लास, उस पे टैक्स चार्ज करोगे। लाइक ये 100 रुपए और टैक्स 30% है, तो 100 में से 30 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 70। क्लियर है क्लास? 100 में से आप 30 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 70। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करोगे टैक्स तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्लास ये हो गया पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट। अब हम इसके कुछ देखते हैं सॉल्व क्वेश्चन और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन। ध्यान रखना क्लास, एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा अगर आज तक कोई चीज पूछा गया है तो वो यही पूछा गया है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यही चीज पूछी गई है। चलो ये फॉर्मेट तो अच्छे से आपने लर्न कर लिया होगा, ऑब्वियस है। अब हम आगे काम करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। क्लियर है क्लास? ये रहा, ये क्लास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्लास क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बनाना क्या है, देखो कॉमन साइज हम कल पढ़ेंगे, वो उसका सिस्टम अलग है, पर बहुत आसान है वो भी। जो मेन मेहनत थी वो हमने आज कर ली। तो सबसे पहले क्या बनाना है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको जो बनाना है वो बनाना है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर दिया हुआ है, अदर इनकम नीचे दिया हुआ है, और एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो करना क्या है क्लास, सबसे पहले क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, यहाँ पे करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू 10 लाख का है तो यहाँ 10 लाख लिख दिया, करंट ईयर में 15 लाख का है तो यहाँ 15 लाख लिख दिया। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो 15 लाख में से 10 लाख जाएगा तो ये आएगा 5 लाख, और इस 5 लाख को डिवाइड दोगे आप 10 लाख से इंटू 100 तो ये आएगा 50%। और अदर इनकम आपको दे रखा है क्लास, पिछले साल 2 लाख और इस साल 1,80,000। तो आप माइनस करोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 1,80,000 में से अगर आप 2 लाख घटा देते हो तो ये आएगा क्लास माइनस का 20,000।
और माइनस के 20,000 को 2 लाख से डिवाइड दोगे, जो कि आएगा माइनस का 10%। तो आप दोनों को ऐड करोगे, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम दोनों को ऐड करोगे, तो ये आएगा आपके पास टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? तो 10 + 2 12 लाख, 15 लाख प्लस 180 16 लाख 80,000, 5 और ये माइनस है तो ये आएगा 4 लाख 80,000। वैसे भी आप करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करते हो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर, तो 16,80,000 में से 12 लाख आप घटाओगे तो ये अमाउंट आएगा आपका 4,80,000, और 4,80,000 को 12 लाख से डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो आएगा 40%। फिर अगला है क्लास एक्सपेंस। ये टोटल रेवेन्यू तो आएगी आपके पास, यानी कि आपने क्या किया, अरेंज कर लिया बस, और कुछ नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ये आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर टोटल रेवेन्यू में से आप एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टोटल रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस को, खर्चों को माइनस कर दोगे तो जो आपके पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब आप टैक्स की पेमेंट करोगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर हम टैक्स का अमाउंट माइनस कर दें तो जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो टैक्स तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो सिंपल, खत्म, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। चलो अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना क्लास? सबको समझ आ रहा है ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने अरेंज कर लेना है बस इनको। तो जब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दिया होगा तो इधर होगा प्रीवियस ईयर, पिछला साल, और इधर होगा करंट ईयर। आपको करना क्या है क्लास, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि पहले प्रीवियस ईयर लिखना है फिर करंट ईयर लिखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को पहले लिख दो, करंट ईयर को बाद में। अब इसके बाद ये पूरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उतार दिया हमने सेम टू सेम। फिर दिया है क्लास अदर इनकम, तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम ऐड किया तो क्या आएगा टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है क्लास दोनों का, 15 लाख और 21 लाख, तो हमने लिख दिया एक्सपेंस। एक्सपेंस का कोई अलग अलग तो है नहीं, एक ही एक्सपेंस है। और पेपर में देखो कितना सिंपल पूछा जाता है, फॉर्मेट मैंने इतना बड़ा लिखा है आपको, पर पेपर में देखो कितना सिंपल है। तो एक्सपेंस जो है वो आप माइनस कर दोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये रहा, देखो मैं आपको चेक कराता हूँ। 19 लाख में से आपने 15 लाख घटाया तो ये आएगा 4 लाख, 30 में से घटाया 21 तो 9 लाख। अब उसके बाद टैक्स जो है 50% है, 4 लाख का 50 में 2 लाख और 9 लाख का 50 में 4.5 लाख। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद क्लास निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज क्या है क्लास? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और फिर क्या निकालेंगे क्लास? परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो है वो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, और परसेंटेज चेंज जो है वो एब्सोल्यूट चेंज को जब आप प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू 100 करोगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज। ओके, तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैं क्लास आपसे वो भी क्लास बनवाता हूँ एक करके कि वो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। लाइक यहाँ पे क्लास मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आप आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन देखो, पहले एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो सब लोग। क्लास बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं होगी। आज टारगेट लो कि आज चैप्टर जो है मैक्सिमम क्लास फिनिश करेंगे। 12 आऊंगा, डोंट वरी, 12 पे भी आऊंगा, पहले 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको बनाना है। अच्छी बात 10 में यह है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही एज इट इज दे रखा है, तो आपको उसको सजाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पूरा क्वेश्चन क्लास आपको बिल्कुल इजी फॉर्मेट में दे रखा है, आपको उसको सजाने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको नॉर्मली दे रखा है। हमें बस क्या करना है, मान लो इस पूरे क्वेश्चन को कॉपी पे उतार देना है, 2 एक्स्ट्रा कॉलम हमें बना देना है। पहला जो कॉलम है वो बनेगा क्लास एब्सोल्यूट चेंज, पहला जो कॉलम है वो बनेगा एब्सोल्यूट चेंज, और दूसरा जो कॉलम है वो बनेगा परसेंटेज चेंज। पहला कॉलम जो बनेगा क्लास वो एब्सोल्यूट चेंज का बनेगा, और जो दूसरा कॉलम बनेगा वो बनेगा परसेंटेज चेंज। पहला कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज, दूसरा कॉलम है परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर कितना है? 3 लाख, और प्रीवियस 2.5 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आ जाएगा? 50,000। और इस 50,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है जो कि है 2.5 लाख, इंटू 100, तो ये बनेगा 20
अगला करते चलो मेरे साथ साथ। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ये आएगा 20,000। अब 20,000 को डिवाइड दोगे 1,20,000 से इंटू 100, 16.7%। ओके, करते चलो। अब यहां पे सब लोग जरा ढंग से देखना, यहां पे कोई क्लास मिस्टेक मत करना, सब लोग ढंग से देखना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो सर करंट ईयर का तो है माइनस का 2,000, माइनस प्रीवियस ईयर जो है वो 5,000 है, तो ये आएगा माइनस का 7,000, माइनस का 7,000। क्लियर है यहां तक? अब इस माइनस के 7,000 को अगर आप डिवाइड दे देते हो, माइनस के 7,000 को आप डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से और इंटू करोगे 100, इंटू करोगे 100, तो ये परसेंटेज कितना है क्लास? 140%। यानी कि परसेंटेज 100 से ऊपर भी आ सकता है, नो वरी। तो ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है क्लास, देखो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है माइनस प्लस कैसे करना है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आएगा 5,000 और ये आएगा 2,000। फिर यहाँ पे आप 2,000 को डिवाइड दोगे 20,000 से, इंटू 100 करोगे तो आएगा 10%। और यहाँ पे 5,000 को 25,000 से डिवाइड दोगे, यानी 5 को 25 से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 20%। और ये क्लास लास्ट में आएगा 1,70,000 जो है माइनस करोगे 1,50,000, तो 1,70,000 माइनस 1,50,000 कितना आएगा? 20,000। और जब आप 20,000 को डिवाइड दोगे 1,70,000 से और इंटू 100, तो ये आएगा प्लस, जब आप 1,50,000 से डिवाइड दोगे, प्रीवियस ईयर 1,50,000 है, ठीक है, इंटू 100 तो ये आएगा 13.33%। और यहाँ पे भी करोगे क्लास आप तो 30,000 आएगा। अब 30,000 को डिवाइड 1,00,000 से इंटू 30%, हो गया क्वेश्चन। और जब आप सॉल्यूशन लिखोगे ना क्लास, तो आप सॉल्यूशन जो है वो जो बिल्कुल प्लस हो जाएगा। 7,000 तभी लिखा है मैंने। जब आप सॉल्यूशन क्लास बनाओगे उस टाइम पे, तो नीचे ना फॉर्मूले भी लिख देना, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का, कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। कैलकुलेशंस तो रफ में होंगी, हाँ फॉर्मूला नीचे लिख दोगे तो वो बेटर रहेगा, वहां पे नंबर आपको मिलेंगे, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया तो भी नंबर मिलेगा फॉर्मूले का। तो ये हो गया हमारा क्लास आज, कंपैरेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मैं आपको दो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं क्लास, तब हम क्लास को एंड करेंगे और कंपैरेटिव जड़ से खत्म हो जाएगा। तो अब ये आप सब लोग खुद से प्रॉमिस कर लो कि आज आपको इस टॉपिक को पूरा फिनिश करना है। अरे ब्रैकेट इसलिए कि अरे यार कैसी बात कर रहे हो भाई, शर्म करो, 12वीं में हो, कौन सी क्लास में हो आप? माइनस माइनस को प्लस करोगे तो साइन प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, आपको यही नहीं पता? आप कह रहे हो प्लस का 7,000 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 5 आप दोनों को ऐड करोगे तो ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? बताओ, माइनस का ही तो आएगा भाई, प्लस माइनस नहीं पता, भगवान क्या करूं मैं तुम लोगों का। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये माइनस भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, पर सिग्ने जो साइन है, साइन तो क्लास वो आपका माइनस का ही आएगा ना। क्या 16 पॉइंट, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला क्लास आप क्या करो, 20,000 को 1,00,000 से डिवाइड दे दो, इंटू 100 कर दो, 20,000, अच्छा ये 20% आएगा, इसको ठीक कर लो क्लास, ये 20% आएगा, 20%। ये जो 20,000 है ना, इसको आपने करंट ईयर से नहीं डिवाइड देना, प्रीवियस ईयर से डिवाइड देना है। तो 20,000 को 1,00,000 से डिवाइड दो, इंटू 100 कर दो, आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये क्वेश्चन बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, तो मैं आपको 12 करा देता हूं पूरा क्वेश्चन, 11 आप बना लोगे आराम से, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी भी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो देखता हूं, पहले पहले आपको समझा देता हूं पढ़ के, क्यों बच्चों को 11 में तकलीफ, 11 12 में दिक्कत होती है। सुनो मेरी बात को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतना दे रखा है दोनों का, चलो ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना, वो मटेरियल कंज्यूम का, मतलब इसका 125% है और इसका 200% है। भाई 6,00,000 का 200% मतलब डबल, डबल मतलब 12,00,000, और 13,44,000 है, इसका 125% निकालोगे तो 16,80,000 आ जाएगा। तो बस आपको अमाउंट नहीं देकर बोला है उसका इतना परसेंट, बात तो बराबर है यार, बात तो बराबर है, आप इसका 125% निकाल दो, खत्म बात। और जो अदर एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 10% है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू निकल के आएगा ना हमारे पास, उसका 10% जो हो जाएगा
वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 10% अदर इनकम आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू वही होता है क्लास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, टैक्स रेट दोनों का दे रखा है अलग अलग, दोनों का सेम है, दोनों मतलब कि सीधी सी बात है, टैक्स तो सेम ही होगा ना दोनों ईयर में, 50-50% दे रखा है। तो हमको पूरा बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो मान लो मैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठा हुआ हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। देखो सब लोग जरा, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। मैं हेडिंग डालूंगा सबसे पहले हेडिंग होगी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मुझे हेडिंग डालनी है। और फिर मुझे फॉर्मेट पहले रेडी करना है, क्लियर है। मान लो बोर्ड के पेपर में बैठा हूं, तो मैं कैसे करूंगा दिखा रहा हूं आपको। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद नोट्स, नोट्स के बाद पहले मैं लिखूंगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में लिखूंगा वो जो डेट है, तो डेट इसमें कौन सी है, प्रीवियस ईयर का 31 मार्च 18 है। और करंट ईयर का डेट कौन सा है, 31 मार्च 19। स्केल रख लेना एग्जामिनेशन में। और फिर एक कॉलम बनाऊंगा एब्सोल्यूट चेंज, पेपर में कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर एक कॉलम बनाऊंगा परसेंटेज चेंज। यकीन मानो मेजर चैप्टर तो हम आज ही खत्म कर देंगे, अगली क्लास में तो आधे घंटा भी मुश्किल है लगना, खत्म हो जाएगा टॉपिक आधे घंटे में। क्लियर है यहां तक। तो चलो अब मैं काम शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यार मुझे कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लेना, मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। तो मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, 6 लाख का 200%, तो प्रीवियस ईयर में 6 लाख का 200% तो जी हो जाएगा 12 लाख। ओके, और करंट ईयर में 13,44,000 का 125% कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, 16,80,000 आएगा। और एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो क्या, एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये आ गया 4,80,000। 4,80,000 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, इंटू करोगे 100, तो ये आ जाएगा 40%। यानी कि मैंने 4,80,000 को 12 लाख से डिवाइड दिया, इंटू 100 किया, तो ये आ गया मेरा आंसर 40%। फिर मुझे क्या करना है, इसमें अदर इनकम जो है यहाँ पे कुछ है नहीं, अदर इनकम यहाँ पे है ही नहीं। तो अदर इनकम को छोड़ दो, तो यही जो रेवेन्यू बन गया, ये बन गया क्लास आपका टोटल रेवेन्यू। अब मैं सेकंड लिस्ट तैयार करूंगा किसकी, एक्सपेंस की। ये मैं सेकंड लिस्ट तैयार करूंगा एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस मुझे यहां दो दिख रहे हैं, पहला क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है साफ साफ, पिछले साल का 6 लाख, और इस साल का आपको दे रखा है 13,44,000। इस साल का दे रखा है 13,44,000। और यहाँ पे जो अदर एक्सपेंस है, जो अदर एक्सपेंस है क्लास, यहाँ पे अदर एक्सपेंस वो परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू का है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू का दोनों का 10-10% है। तो रेवेन्यू कितना है क्लास, चेक करो, ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,20,000 है, सॉरी मतलब 12 लाख है। तो 10% 1,20,000, यहाँ पे 16,80,000 है, तो 10% जो आएगा वो आएगा 1,68,000। ओके, फिर मैं दोनों एक्सपेंस को जब ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस, वो आएगा 7,20,000, और ये आएगा 13,44,000 प्लस 1,68,000, ये आएगा 15,12,000। फिर मैं निकालूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, है ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो टोटल रेवेन्यू कितने का है, 12 लाख का, और टोटल एक्सपेंस है 7,20,000 का। टोटल रेवेन्यू 12 लाख का है, तो 12 लाख में से हम घटा देंगे क्लास कितना, 7,20,000, तो ये अमाउंट आएगा 4,80,000। ये अमाउंट आएगा 4,80,000। और वहां पे है क्लास 16,80,000 और माइनस 15,12,000, तो ये अमाउंट क्लास आएगा यहाँ पे 1,68,000। तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप टोटल एक्सपेंस को माइनस करोगे,
तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है क्लास यहां तक? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो अब हम करते हैं क्लास एब्सोल्यूट चेंज। अच्छा टैक्स भी तो है इस क्वेश्चन में। टैक्स कितना है? एक सेकंड, 50% टैक्स है। तो अब प्रॉफिट पे ही लगेगा टैक्स 50%। तो टैक्स को माइनस करते हैं क्लास, 50% टैक्स हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 4,80,000 का 50% कितना बनेगा? 2,40,000। तो जो बचेगा वो भी सेम बचेगा, 2,40,000। 168 का 50% बनेगा 84,000। तो यहां भी जो बचेगा वो 84,000 बचेगा। और अब मुझे एग्जामिनेशन में नीचे फॉर्मूला लिखना है। पहला फॉर्मूला क्या है क्लास? एब्सोल्यूट चेंज। जो आता है तो क्यों ना अच्छे से करें उसको, है ना? एब्सोल्यूट चेंज करेंट ईयर अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज जो है वो आपको क्या करना है कि जो एब्सोल्यूट चेंज आया है उसको प्रीवियस से डिवाइड देके 100 करना है। और लास्ट पॉइंट लिखना है क्लास, फिगर्स आर इन ब्रैकेट। लास्ट पॉइंट आपको लिखना है फिगर्स आर इन ब्रैकेट, फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट्स। जो ब्रैकेट में फिगर है वो आपको नेगेटिव अमाउंट शो करता है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमने पूरे क्वेश्चन को अरेंज कर लिया अपने हिसाब से। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे क्लास आप एब्सोल्यूट चेंज जो निकालोगे ये आएगा 13,44,000 माइनस 6,00,000, ये आएगा 7,44,000। और इस 7,44,000 को 7,44,000 को अगर मैं डिवाइड दूंगा 6,00,000 से, इंटू करूंगा 100, तो ये आएगा 124%। 168,000 को 1,68,000 को माइनस करूंगा 120, मतलब घटा दूंगा उसमें से, तो ये आएगा 48,000। और 48,000 को जब मैं प्रीवियस ईयर से डिवाइड देकर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा ये 40%। फिर यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज 15,12,000 से मैं 7,20,000 घटाऊंगा तो बचेगा 7,92,000। और जब मैं इसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड देके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 110%। यानी क्लास अगर आपने फॉर्मेट को अरेंज कर लिया तो जो फॉर्मेट्स है क्लास, अगर आपने उसको अरेंज कर लिया है तो ये क्लास आपको फिगर लेगा, फिगर्स आर। अगर आपने फॉर्मेट को अरेंज कर लिया फिर एब्सोल्यूट चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्यूट चेंज आसानी से निकल के आएगा और परसेंटेज चेंज भी इजीली निकल के आ जाएगा। ओके, अब यहां भी देख लेते हैं, काम वही करना है। करंट ईयर का कितना है? 1,68,000, प्रीवियस ईयर का 480, तो ये आएगा माइनस का 3,12,000, ये आएगा नेगेटिव में 3,12,000। और इसको आप डिवाइड दोगे 4,80,000 से, इंटू 100 करोगे तो ये भी फिगर नेगेटिव का आएगा। क्लियर है? 84,000 में से 240 घटाओगे तो आएगा माइनस का 1,56,000। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 2,40,000 इंटू 100 तो ये भी माइनस का 65 आएगा। और यहाँ पे भी सेम आएगा 1,56,000 और माइनस का 65%। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन 12 हमारा अच्छे से जो है हमने इसको आज फिनिश कर लिया। जो भी बच्चे 12 क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई समस्या दिक्कत तो नहीं है आपको? तो अगर आपको परसेंटेज में दे रखा हो, अगर आपको परसेंटेज में दे रखा हो तो कोई समस्या नहीं है, आप उसको भी इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपको परसेंटेज में भी दे रखा है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इजीली जो है उसको भी कैलकुलेट कर लोगे। जिसका परसेंटेज बोला होगा उसका परसेंटेज क्लास आप कैलकुलेट कर लेना, जिसका भी परसेंटेज बोला है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके आप निकाल लेना आंसर। तो इसी तरीके से देखो क्वेश्चन 11 क्या है। 11 में सब दिया हुआ है कि अदर इनकम किसका है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसका निकाल लेना 12%, इसका 20%। फिर इसका है क्लास 70% इसी का, और इसी 20 लाख का 60%।
तो सब कुछ तो दे रखा है आपको, और आंसर सही से मैच करना कि आंसर किसका क्या है। क्लियर है क्लास? गुड। चलो अब हो गया क्लास, तो ये टॉपिक हमारा खत्म है। तो जो भी क्वेश्चंस क्लास मिलेंगे आपको उसके बना लोगे। एक क्लास बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जरा इसको रफ में फटाफट कैलकुलेट करो, और यह है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। चलो, आप फिल द ब्लैंक्स तो फिल कर सकते हो ना इजीली? अरे ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहां पे आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर, यहां पे दे रखा है करंट ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर माइनस करंट ईयर। तो मैं इसको, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ओके, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। और ये जो फिगर है ना क्लास, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20% दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, एक्स की आपको क्लास वैल्यू निकालनी है। ये क्लास प्लस का 60,000 है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना कहीं आपसे माइनस समझ लो। तो ये प्लस का 60,000 है। तो मुझे बताओ मैं किसमें से 3 लाख घटाऊं ताकि मेरा आंसर 60,000 आ जाए? मैं किस फिगर में से 3 लाख घटाऊं ताकि जो मेरा आंसर है वो आंसर जो आ जाए 60,000 आ जाए? बोलो, मैं किस में से 3 लाख घटाऊं ताकि आंसर 60,000 आ जाए? ऑब्वियस है क्लास, एक्स माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 60,000। तो 3,60,000 आ गया। कोई समस्या? छोटे बच्चों का खेल है क्लास ये। फिल इन द ब्लैंक्स तो समझ लो 12th वाले बच्चों के साथ मजाक है, तो बहुत आसानी से कर लोगे आप। तो ये आ गया सर 3,60,000। दूसरा सवाल मेरा, मैं 1.5 लाख में से 1/20 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 1.5 लाख में से मैं 1/20 घटाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? सर ऑब्वियस है 30,000 आएगा। 255 में से मैं 1,70,000 घटाऊंगा तो कितना आएगा? सर 85,000 आएगा। मुझे सब लोग जरा ये वाला फिगर बताओ क्लास, जल्दी से मुझे ये वाला फिगर आप सब लोगों को बताना है। ओके, चलो देखते हैं कौन सही बता पाएगा एक्चुअली में। हेमंत गलत है भाई। यार थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते ना, मैंने बोला यार बच्चों का खेल है प्लस माइनस, पर प्लस माइनस रोनित गलत है। बाकी ऋतिक का सही है क्लास, हेमंत का सही है, नमन का सही है, संस्कृति अईफा सबका सही आ रहा है। यार तुम लोग मतलब थोड़ा दिमाग नहीं लगाते ना, कुछ भी कर देते हो ना, इसीलिए तुम्हारे नंबर कम आते हैं। यार तुमको ये बताना है कि इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 30,000 आना चाहिए। जो बच्चे 1,80,000 बोल रहे हो, यार थोड़ा दिमाग लगा लो कि अगर आप यहाँ पे 1,80,000 लिख दोगे तो क्या 1,80,000 में से 1.5 लाख घटाओगे तो माइनस का 30,000 आएगा? कुछ तो सेंस रखो यार। 1,80,000 जो बच्चे बोल रहे हो, चलो मैंने मान लिया आपका 1,80,000 है, तो अब 1,80,000 में से आप घटा दोगे 1.5 लाख तो माइनस का 30 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्लास आएगा 1,20,000। 1,20,000 में से घटाओगे 1.5 लाख तो आएगा -30। अगर इतना भी नहीं घुस रहा है दिमाग में तो भाई इसको एक्स मान लो, फिर कुछ नहीं हो सकता। और एक्स में से घटाओ 1.5 लाख इज इक्वल टू माइनस का 30,000 है। अब ये एक्स को उधर भेज दो तो ये माइनस का 30,000 है, प्लस का 1.5 लाख है, तो प्लस माइनस माइनस 1,20,000। ये हो गया कंप्लीट आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट इसके बाद चेक करो, ये तो सारा भर गया क्लास ब्लैंक। अब ये रहा, अब यहां आप क्या भरोगे? देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये 0 0 है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आंसर गिवन है 0 0। तो मैं किस में से क्या घटाऊं? सर 1 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो 0 0 आ जाएगा। यहाँ 1,25 में से 1,20 तो 5,000 आ जाएगा। और यहाँ 8,85,000 में से घटा दो 7,40, आ गया आंसर 1,45,000। हो गया क्लास। कोई मुश्किल काम तो नहीं लगा आपको वैसे, कि अगर फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है?
वेरी गुड, सबका सही है। तो ये आज हमने कंपैरेटिव खत्म किया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ के कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को आज अच्छे से खत्म कर देना। कॉमन साइज हार्डली आधा घंटा लेगा, अगली क्लास आपकी जो होगी उसमें हम कॉमन साइज को खत्म करेंगे। आज का टारगेट आप ध्यान रखना, सुबह है, अभी दिन भर है आपके पास, रात भर है, मेहनत करो क्लास, इस टॉपिक को फिनिश करो, खुद को सेफ सिक्योर करो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।